सो हेलो गाइस, वी आर बैक हियर। पार्ट 4 यूनिट 4 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 4, इजी भी है और कम पेजेस का भी है। तो यूनिट 4 को सीधा सीधा शुरू करते हैं बिगर टाइम कुछ टाइम गवाए हुए रेज्यूमे राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला रेज्यूमे राइटिंग, बट ठीक है। चलो, रेज्यूमे में क्या है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू आने वाले हैं आपको, तो वो आप सॉल्व कर लो। इसमें सारे आंसर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने आपको ऑलरेडी, ये सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स के बारे में, ये आप देख लो फटाफट से। चलो चलो चलो, ट्रू फॉल्स के बारे में, फिर लॉन्ग आंसर। व्हाट इज बायोडेटा? एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ बायोडेटा। द वर्ड बायोडेटा रेफर्स टू बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ समबॉडी, मतलब किसी के बारे में कुछ बायोग्राफिकल बताया गया है। क्वालिफिकेशन, स्किल्स, मतलब उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, स्किल्स के बारे में, कला के बारे में, हॉबीज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बायोडेटा में बताया गया था। इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर मीनिंग लिखना है, फिर एक डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है। तो बायोडेटा का एक मीनिंग लिख देना है आपको, एक डेफिनेशन लिख देना है। ऐसे करके आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन तीनों हो जाएगा। फिर एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल डेटा में अपन क्या बात करते हैं? पर्सनल डेटा में नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हेल्थ, मैरिटल स्टेटस, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो नेम में ना अपन अपना नाम लिखते हैं, ये तो आपको सबको पता है। एड्रेस लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है। पहले टेलीफोन नंबर आते थे, इसलिए यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया है। डेट ऑफ बर्थ दी है, तो डेट ऑफ बर्थ को ज्यादा ये मत करना आपने, उसको प्लेन सिंपल में लिख देना, 29/11/1998, ठीक है। फिर एजुकेशन, एजुकेशन हमेशा लिखते वक्त है ना, पहले वो एजुकेशन लिखना जो आपका हाईएस्ट है। मतलब अगर आपने एमबीए किया है या फिर पीएचडी किया है, तो पहले पीएचडी लिखना, फिर एमबीए लिखना, फिर बैचलर्स लिखना, फिर 11th 12th लिखना, फिर 10th लिखना। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है उसमें। फिर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन लिखते वक्त नेम, लोकेशन लिखना है, मतलब आपने कौन से कॉलेज से किया, कौन से यूनिवर्सिटी से किया। जैसे अभी मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरा बैचलर्स किया, मेरा मास्टर्स में एनएमआईएमएस से करो, तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट लिखना है, ठीक है। मेजर एरिया ऑफ स्टडी, अभी जैसे बीकॉम कर रहे लोगों को, पर उनको पता ही नहीं होता उनका एरिया ऑफ स्टडी क्या है। जैसे आप लोगों का कॉस्टिंग और अकाउंटिंग एरिया ऑफ स्टडी है। वर्क एक्सपीरियंस, अभी वर्क एक्सपीरियंस में आपको लास्ट लोकेशन लिखनी है अपने कंपनी की, फिर आपने कहाँ पे काम किया है उसके बारे में लिखना है। फिर आपका टाइटल क्या था वहाँ पे, आप सीनियर ऑडिटर थे, सीनियर अकाउंटेंट थे, या सीईओ थे, सीएफओ थे, या फिर और कितने साल से आप एम्प्लॉयड हो। तो अभी देखो 4 साल एम्प्लॉयमेंट के हो गए, या फिर 2018 से स्टिल स्टिल वर्किंग हियर। तो ये सारी चीजें। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ना आपको टीम वर्क, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, फिर आप स्कूल में क्या रहे थे, जैसे हेड बॉय रहे होंगे, हेड गर्ल रहेंगे, या आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। जैसे अभी मैंने मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट किया था सोशल इश्यूज को लेके। सोशल इश्यूज में क्या आता है ना, कि मतलब हर एक को एक्चुअल इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती दुनिया में। मतलब लोगों का ना उनके प्रोफेशन के ऊपर जज किया जाता है। तो उन सब के बारे में मैंने रिसर्च किया था, थोड़ा काम किया था। तो रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में हमें दो लोगों का रेफरेंस देना पड़ता है। एक प्रोफेशनल कैरेक्टर, मतलब एक जो अपन जिसके साथ काम कर रहे हैं पहले से उनका, और एक जो अपना फैमिली फ्रेंड है उसका। तो दो रेफरेंसेस हमेशा लगते हैं। अभी बहुत से लोग है ना यूके यूएस में एडमिशन लेंगे, तो वहां पे एलओआर लगता है, लेटर ऑफ रेफरेंसेस लगता है। अभी जैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आपने कोई कॉलेज से बीकॉम किया है, तो आपका बैचलर्स का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगेगा। तो आपको कोई भी प्रिंसिपल, टीचर, अगर प्रिंसिपल का है, डीन का है, तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी मेरी सिस्टर है समझो, तो उसको एमएस करना है यूएस से, तो वो जब यूएस से एमएस करेगी तो उसको दो एलओआर लगेंगे। तो एक उसको डीन का मिल जाएगा और एक उसके वहां के प्रिंसिपल का मिल जाएगा। तो और एक एमयूएचएस से मिल जाएगा। तो ये एक मैटर करता है। जितना अच्छा रेफरेंस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होगा, उतना जल्दी काम होता है। रेफरेंसेस काम में हमेशा ही हमेशा आते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, रेफरेंसेस को भी, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होता है हमें, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते उसमें। प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटेशन ऑफ द कैंडिडेट्स डेटा शीट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। आप जो भी लिख रहे हो उसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखो, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो। देखो अभी बहुत सी चीजें है ना, एक तो हैंड रिटन हो सकती है या फिर प्रिंटेड हो सकती है। तो जो भी हैंड रिटन है उसको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे से ही लिखवा के लेना है, पर ये देखो ये बायोडेटा आ गया, मोनिका अमित शर्मा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। अभी ये बायोडेटा शादी के लिए लगता है, तो इसलिए सब कुछ दिया है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फिर उसका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, या 1997 की, मुझसे बड़ी है ये।
तो हिंदू है, इंडियन है, अनमैरिड है, फिर देखो कैसे अच्छे से लिखा है, एसएससी, एचएससी, बीकॉम। बस आपको ये रिवर्स में लिखना है, आपको पहले बीकॉम लिखना है, फिर एचएससी लिखना है और फिर एसएससी लिखना है, ठीक है। फिर कंप्यूटर नॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ट्रेनी ऑफिसर है एबीसीडी बैंक में, एबीसीडी कंपनी में। फिर ये यहाँ पे सिग्नेचर दिया है इसने, फिर रेफरेंस दिया है, ये जो भी रेफरेंस है वो लिख दिया, ठीक है। टाइप योर नियरेस्ट रेफरेंस मत लिखना, आप वहां पे सच्ची में आपका रेफरेंस लिख के आना, ठीक है, जो भी है उसका रेफरेंस लिख के आना। स्टेट द ड्राफ्टिंग ऑफ अ रेज्यूमे विद एन एग्जांपल। इंट्रोडक्शन, अ रेज्यूमे लेस फ्रीक्वेंटली ऑल्सो स्पेल्ड रेज्यूमे और रेज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय पर्सन। तो रेज्यूमे में क्या है, उसका मीनिंग दिया हुआ है, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, फिर मीनिंग है, फिर रेज्यूमे में क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात की गई है। फुल नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मैरिटल स्टेटस आएगा, एजुकेशन। सर रेज्यूमे और बायोडाटा एकदम ही सिमिलर है। तो फॉरेन विजिट्स आई है, सेमिनार्स अटेंडेड आए हैं। फिर डेफिनेशन दी है रेज्यूमे की, दो डेफिनेशन दी है, एक लर्न कर लेना कोई भी। जैसे रेज्यूमे मीन्स अ ब्रीफ रिटर्न अकाउंट ऑफ पर्सनल, पर्सनल मतलब खुद के बारे में, खुद का एजुकेशन, खुद का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और खुद का एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें पेरेंट्स का आया क्या, कुछ नहीं। तो रेज्यूमे में और बायोडाटा में एक डिफरेंस है कि पेरेंट्स के बारे में नहीं लिखा है, आपके चाचा चाची के बारे में नहीं लिखा है। रेज्यूमे खुद के ऊपर होता है ज्यादातर, और बायोडाटा थोड़ा सा और डिटेल में होता है, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सेम ही तो हो गया यार ये। एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मेंबरशिप्स, रेफरेंसेस। अभी ये रेज्यूमे के बारे में, नरेश सिंह, करियर ऑब्जेक्ट, पर्सनल डिटेल, फादर्स नेम, एजुकेशन दिया है यहाँ पे, एड्रेस दिया है, फिर प्रोजेक्ट का नाम दिया है, क्या क्या प्रोजेक्ट किया है इसने, वर्क एक्सपीरियंस दिया है। तो थोड़ा सा इसमें बेसिक डिफरेंस है रेज्यूमे में और बायोडेटा में, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है। फिर कंप्यूटर नॉलेज है, लैंग्वेजेस नोन है। देखो बायोडेटा में लैंग्वेजेस नोन नहीं लिखते अपन, पर रेज्यूमे में कौन सी भाषाएं आती है उसके बारे में भी जिक्र होता है। तो आपको जितनी ज्यादा भाषाएं आती है उतना ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। एक्सप्लेन द ड्राफ्टिंग ऑफ सीवी, करिकुलम वाइटे। अभी एक करिकुलम वाइटे क्या है, ये थोड़ा सा और डिटेल में होता है इंटरव्यू के लिए। मतलब एक करिकुलम वाइटे है ना, मतलब स्पेसिफिक जॉब के लिए हो जाता है। जैसे अभी आप अकाउंटेंट के जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको अकाउंट से रिलेटेड स्किल्स बतानी पड़ेगी, आपको एमएस एक्सेल के बारे में स्किल्स बतानी पड़ेगी, ये सारी चीजें मैटर करेगी उसमें, ठीक है। करिकुलम वाइटे मीन्स अ समरी ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ये कैंडिडेट के एक्सपीरियंस, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बारे में बात करता है ये सीवी। सीवी का आप फॉर्मेट देख रहे हो, बॉक्स बनाया है, अंकुश चौहान नाम लिखा है, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्या एक्वायर करना है, उसका रेसिडेंशियल क्या है, एड्रेस का है। पहले रेज्यूमे बनता है, फिर बायोडेटा बनता है और फिर सीवी बनता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। सीवी कैसे बनाना है उसके बारे में अपन ने बात की। सीवी में एड्रेस लिखा है, रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव ऐड हुआ है, दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव ऐड हुआ है। फिर इसमें देखो, इसमें बीकॉम, एचएससी, एसएससी, इसमें सही सही लिखा है इन्होंने। बीकॉम कहाँ पे दिया है, स्टार्टिंग में दिया है, फिर एचएससी दिया है, फिर एसएससी दिया है, फिर टेक्निकल एक्सपीरियंस भी दिया है, वर्क एक्सपीरियंस भी दिया है इसने। देखो कहाँ कहाँ पे काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है इसको, अकाउंटेंट था, क्लर्क था, ठीक है। मैरिटल स्टेटस भी दिया है, अनमैरिड है करके। फिर रेफरेंसेस दिए है, वाडल है, फिर एसबी मोकाटी, भारत मोटर्स। तो इन्होंने दो रेफरेंसेस दिए। ड्राफ्टिंग अ सीवी, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल स्टेटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स। देखो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स अपन है ना, रेज्यूमे में स्किल्स नहीं लिखते, बायोडेटा में स्किल्स नहीं लिखते। बायोडेटा में आपके स्किल्स का क्या काम है यार, बायोडेटा में अपन वैसे भी स्किल्स नहीं लिखते। तो बायोडेटा में स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है, रेज्यूमे में वेरा स्किल्स की जरूरत है। फिर हॉबीज और इंटरेस्ट, हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या लिखना है, आपको क्या चीजों की हॉबीज है, इंटरेस्ट है। बहुत ज्यादा फ्रैंक भी मत हो जाना हॉबीज और इंटरेस्ट में, कि लोग कुछ भी लिख के आ जाते हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिखना, मतलब रेफरेंसेस भी अच्छे से देने हैं आपको। क्लियर एंड सिंपल लेआउट, सीवी का लेआउट दिया है आपको, देखो। नाम लिखा है इंसान का, एड्रेस लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, सब एक ही इसमें आ गया है, 5 लाइन में, 1 2 3 4 5। करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोफेशनल समरी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। प्रोफेशनल समरी में आप क्या लिखोगे, कि आपने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जॉब किया, क्या, और वो जॉब पे आपने क्या क्या किया। ये मत लिखना कि आपने चाय पी वहां पे, आपने कैश हैंडलिंग किया, डेटर्स रिकंसिलिएशन किया, सेल्स रिकंसिलिएशन किया, सेल्स अकाउंटिंग की। समझ रहे हो ना, अकाउंटिंग पढ़ाई ना, कॉस्टिंग तो पढ़ाई ना आपने, तो ये सारी चीजें आपने की वहां पे। एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज लिखी थी। आप एक टीम प्लेयर हो, कोई पूछेगा टीम प्लेयर मतलब, हाँ मैं एक टीम में काम कर सकता हूँ, उसको टीम प्लेयर बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग एंड एबिलिटी टू वर्क, ये स्ट्रेंथ्स है आपके।
वीकनेस लिखना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं है कोई वीकनेस हमारी, हम क्यों वीकनेस लिखे? वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना है, फिर टेक्निकल स्किल में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, पावर पॉइंट आता है। एक्सेस किसी को नहीं आता है यहाँ पे, आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है, पर पावर पॉइंट आता है, वर्ड आता है और एक्सेल आता है। टैली ERP 9 आता है, फिर SAP आता है बहुत से लोगों को, उसके बारे में लिखना। फिर मैरिटल स्टेटस सिंगल है, अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनका लिखना जरूरी क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैरिटल स्टेटस आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है अभी आपको। एक्सप्लेन इन डिटेल ड्राफ्टिंग ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर विथ एन एग्जांपल। तो अभी आपको पहले मीनिंग इंट्रोडक्शन देना ही है, वापस से मीनिंग देना है, फिर डेफिनेशन देना है, और फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर में क्या क्या डालना है उसके बारे में बात की गई। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। तो एड्रेस क्या है, नेम क्या है एप्लीकेंट का, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, सल्यूटेशन, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इफ द रिप्लाई इज टू एन एडवर्टाइजमेंट, तो इंट्रोडक्शन। अभी जैसे देखो वो लास्ट ईयर आपको इंग्लिश में याद है क्या? क्या नाम था उनका, मूर्ति, सुनंदा मूर्ति, क्या नाम था, क्या नाम था? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, यस यस यस, गुड, याद है आपको, सुधा मूर्ति। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देखी थी वो भी याद है? उनके कॉलेज में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगी थी, कॉलेज के बाहर जो पोस्टर होता है ना, वहां पे एडवर्टाइजमेंट लगी थी। तो जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट हुई, तो उन्होंने उसको रिप्लाई किया था। एक्चुअली उनका रीजन कुछ और था रिप्लाई करने का, पर उनको जॉब मिल गई, वो अलग बात है। उन्होंने, उनको तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का था ना, कि लेडीज क्यों अलाउड नहीं थी जॉब के लिए। बट टाटा चेंज दोस थिंग्स, मतलब बहुत सी चीजें चेंज हुई उसके बाद। सुधा मूर्ति जी ने जो एडवर्टाइजमेंट देखी, तो वैसे ही आपने कहाँ पे एडवर्टाइजमेट देखी? अभी आप कोई फॉर्म भरोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपने ऐड इंस्टाग्राम पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी, आपको रेफरेंस से हुआ, या फिर आपको किसी ने पर्सनली सजेस्ट किया। The application should state when and where that advertisement should appear. Example, the name and the date of the newspaper. If it is an unsolicited, the applicant should explain his interest in the kind of work for which he is applying and must begin the introductory paragraph with the following words. Being given to understand that there is vacancy for the post. मतलब अभी तो आप मेल करोगे, वो बेसिक सी बात है, पर पेपर में भी कभी कभी ऐड आती है, पेपर में ऐड आती है ना, तो उसमें भी मेल दे दिया रहता है। अभी तो आपको उसमें पेपर का देना है कि डेटेड दिस पेपर इन टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, योर एड वाज ऑन दिस पेज या इन दिस सेक्शन, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर बॉडी ऑफ द लेटर ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन मस्ट स्टेट ऑनेस्टली मॉडेस्टली एंड ब्रीफली द फॉलोइंग। बॉडी में क्या लिखोगे? मेरे बॉडी में नहीं रे, लेटर के बॉडी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कितनी बार आएगा सर ये, CV में, रेज्यूमे में, लेटर में, सब जगह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना आपको बहुत 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 जरूरी है। फिर आपका एज और एक्सपीरियंस लर्न हो जाना चाहिए आज आपको, ये मतलब अभी लेक्चर में, चालू लेक्चर में ही लर्न हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, जनरल एबिलिटी और स्पेशल क्वालिफिकेशन। स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या होते हैं? जैसे PhD है ना, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन। आप PhD कोई बड़े इस पे नहीं करते हो, आप PhD एक छोटे से टॉपिक पे करते हो, जैसे चाइना का माइक्रो इकोनॉमिक्स, चाइना के गवर्नमेंट पॉलिसीज, या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज को लेके आप PhD करते हो। या इकोनॉमिक्स में भी अगर आप PhD करते हो, तो उसमें कौन से चीज को लेकर PhD करते हो उसके बारे में बात की जाती है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, तो उसके बारे में बताओ, फिर रेफरेंसेस बताओ, और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? चलो ठीक है, आई होप ज्यादा डिस्टरबेंस ना आ रहा हो बाहर के आवाज से। एक तो मैं रास्ते पे खड़ा हूँ फिलहाल, और शूट शूट कर रहा हूँ। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या है? द एप्लीकेंट मस्ट गिव एन अश्योरेंस दैट ही विल वर्क हार्ड एंड विल वर्क विथ ऑल हिज कैपेसिटी इन मूविंग टू बी अ गुड एम्प्लॉय। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आप कैसे उनके लिए एक अच्छे एम्प्लॉय हो, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट नेवर प्रॉमिस एवरीथिंग मोर देन व्हाट ही कैन रीजनेबली होप टू कीप। मतलब प्रोमिसेस वही दो जो आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कि चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। सर आप बोलो 24 घंटे काम करेगा, कोई 24 घंटे काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक सिर्फ सिर्फ एक पीड़ित पति है जो 24 घंटे काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं 24 घंटे काम कर सकता, ठीक है। तो 24 घंटे काम करने वाला सिर्फ एक ही इंसान होता है, पति। पत्नी नहीं, पति, पति, पीड़ित पति, ठीक है। तो 24 घंटे वो इंसान काम कर सकता है। द एप्लीकेंट मस्ट नेवर प्रॉमिस एवरीथिंग मोर देन व्हाट ही कैन रीजनेबली होप टू कीप। मतलब प्रोमिसेस वही करो जो आप दे सकते हो। द एप्लीकेंट मस्ट एंड हिज लेटर बाय लीविंग अ प्लीजिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ रीडर। मतलब एंड करो जब एप्लीकेशन, तो एक प्लीजिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट में ड्राफ्टिंग अ बायोडेटा, लेआउट ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर,
चलो इसको अपन ने देख लिया है पहले ही ऊपर, तो ये क्वेश्चन से एक्स्ट्रा कुछ आपके लिए। तो बायोडेटा कैसा है, ये रहा एक जॉब एप्लीकेशन लेटर। नाम यहाँ पे लिखा है, आप ये बाजू भी लिख सकते हो, ये मेरे लेफ्ट राइट में है, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी लिख सकते हो, कुछ इशू नहीं है उसमें। हो सके तो लेफ्ट से ही लिखो, ज्यादा बेटर है। खुद का नाम, फिर प्रिंसिपल का नाम। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्टिंग ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो पहला है प्रिंसिपल को लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ पे ले लो चाहिए तो, फिर प्रिंसिपल को लेटर भेजो, फिर सब्जेक्ट लिखो रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखो। फिर देखो आई केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब उसने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखी है कॉलेज की, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर उसने डिटेल दी है कुछ, आई एम स्टूडेंट फ्रेंडली, मैं बहुत हंसी मजाक करता हूँ, ऐसा वैसा, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, उनको चिल्ला भी सकता हूँ टाइम आने पे। तो ये सारी चीज दी, और फिर योर सिंसियरली लिखा है इसमें। फिर सेकेंड लेटर है सैंपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। तो ये आप देखो सेल्स मैनेजर के लिए कैसा लिखना है, कहाँ पे ऐड आई है उसके बारे में बताए। और यहाँ पे नोट लिखना बहुत जरूरी है, रेज्यूमे एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अभी थर्ड है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर। ये 3-4 एप्लीकेशन दिए, ये 3-4 लर्न कर लो आप। फिर ड्राफ्टिंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है, अक्षय बेरिंग्स लिमिटेड, ये आप वहां पे आप रेड पेन लेके जाओगे क्या, नहीं आपको ब्लैक से ही लिखना ही है वहां पे, तो आप ब्लैक से ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से लिखना, बस ये इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा डॉट पे इतना बड़ा नहीं, पर 4 लाइन में कर देना, अक्षय बेरिंग्स लिमिटेड, ये है ना आपका लेटर हेड वाला फॉर्मेट है। तो इसमें देखो कैसे दिया है, अगर अपन ने अभी तक इसका डिस्कशन नहीं किया अपॉइंटमेंट लेटर का, तो अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में मैं बात करूँ तो उसकी चीज ऐसी है कि डियर मिस्टर आशुतोष, विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट इंटरव्यू विथ अस, मतलब इंटरव्यू हो चुका है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी है, यू हैव ज्वाइंड अस ऑन 13 नवंबर। फिर सैलरी दी है 1,90,000, ये महीने की है क्या, नहीं पूरे साल की है ये सैलरी, ये देखो एनुअल दिख रहा है यहाँ पे। फिर प्लेस दिया, योर प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्क विल बी पुणे, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस यू शैल बी लाइबल टू बी पोस्टेड ट्रांसफर्ड एनीवेयर। प्रोबेशन पीरियड है, मतलब है ना कंपनी सीधा किसी को भी परमानेंट नहीं कर देती है, पहले 1 साल 2 साल 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे बैंक में भी है ना प्रोबेशन पीरियड होता है, मतलब इंसान कुछ गलतियां करता है ना तो उसकी गलतियां माफ होती है प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है। फिर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है आपको, ये तो बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ बायोडेटा में क्या है, पर्सनल डेटा, एजुकेशन, फिर रेज्यूमे का मीनिंग, डेफिनेशन, फिर रेज्यूमे कैसे ड्राफ्ट करना है वो, ठीक है। चलो आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप अभी पढ़िए, चारों यूनिट्स अपलोड हो चुके हैं, चारों यूनिट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पहली बात तो पढ़ाने से ज्यादा ना आपको फटाफट से बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया है। और सेकंड बात ऐसी है कि कुछ जैसे थर्ड चैप्टर जो सॉफ्ट स्किल का है वो बहुत बड़ा है। एक सेकंड है ना, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इसमें बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप भेज देना मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा। और बाकी डिटेल्स के लिए मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, वो आपको बता दूँ, ठीक है, वो अपलोड कर देंगे।